बेटा आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर टॉपिक के बारे में। ठीक है बेटा, सबसे पहले वेक्टर को पूरे कंसेप्ट के साथ देखते हैं। ठीक, और वेक्टर क्या है, सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट लें बेटा कि मान लीजिए कोई स्पेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बात क्लियर है? इन दो पॉइंटों को मैंने बेटा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए और इस वाले पॉइंट को कह दिया बी। बात क्लियर है? इस वाले पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए बेटा x1, y1 और z1। बात क्लियर? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने बेटा x2, y2 और z2। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इन दोनों को हम बेटा मिलाएंगे। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम मिला रहे हैं बेटा। बात क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों को मिलाने के बाद इस तरह से इस वेक्टर की मैंने डायरेक्शन को शो कर दिया है। क्या कर दिया है? वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर दिया। ठीक है, इसको बेटा, इस वाले को कहेंगे हम, इस वाले पॉइंट को जो बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट है बेटा, यहाँ से शुरू हुए थे हम और यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। बात क्लियर है? इस पॉइंट ए से शुरू हुए थे और कहाँ पर ख़त्म हुए हैं बेटा? बी पर। इस वाले पॉइंट को जो ए से शुरू होते हैं उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। बात क्लियर है? और इस वाले पॉइंट को कहते हैं बेटा कौन सा पॉइंट? तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? फाइनल पॉइंट। बात समझ में आ गई? अब यहां से बात करें, दो पॉइंटों से क्या बना? एक लाइन बन गई। बात क्लियर है? अब इस लाइन के कोऑर्डिनेट हम किसी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये पॉइंट मैंने मान लिया बेटा ओ। ठीक है, यानी कहने का मतलब ए जो पॉइंट है किसके रेस्पेक्ट में? ओ के। बी जो पॉइंट है किसके रेस्पेक्ट में? ओ के। ठीक है, हम भी खड़े हैं तो किसके रेस्पेक्ट में खड़े हैं? अर्थ के रेस्पेक्ट में खड़े हैं। बात समझ में आ रही है? हम खड़े हैं तो अर्थ के रेस्पेक्ट में खड़े हैं। अब यहां से बात करें, हम इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो इस वाले पॉइंट को हम नाम क्या देंगे बेटा? ओ ए नाम देंगे। क्या देंगे? ओ ए। ओ ए के कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो लिखेंगे कैसे बेटा? एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के। बात क्लियर है? इस वाले पॉइंट को हम नाम देंगे तो क्या देंगे बेटा? ओ बी। नाम क्या होगा? ओ बी। कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा? x2i प्लस 1 z2j प्लस जेड के। ठीक है, ये हमने इसके नाम दे दिए। पहले वाला पॉइंट है x1, y1, z1, x1, y1, z1। दूसरा वाला पॉइंट था x2, y2 और z2। बात क्लियर है? अब एक बात करें हम, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेशन हो गए। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये पोजीशन वेक्टर हो गए। बात है नहीं? बिल्कुल। ये कौन से हो गए बेटा? पोजीशन। इनको हम नाम दे देते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर। कौन से वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। बात क्लियर है? पोजीशन वेक्टर को हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं बेटा स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं बेटा? स्थिति सदिश। बात है नहीं? बिल्कुल। अब स्थिति सदिश हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों ओ ए एक पोजीशन वेक्टर है, ओ बी एक पोजीशन वेक्टर है। तो इन दोनों से हम एक लाइन, एक वेक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वेक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे? ए वी। ए वी वेक्टर को कैसे लिखेंगे बेटा? जो फाइनल पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है उस इनिशियल पॉइंट को घटा देंगे। कहने का मेरा मतलब है ओ बी माइनस ओ ए। ये बात क्लियर है? ये आप कब करेंगे? जब पोजीशन वेक्टर दिए हों। कब करेंगे? जब पोजीशन वेक्टर दिए हों। बात क्लियर है? तो इसका मतलब आप लेस करेंगे, इसमें से इसे लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 आई प्लस इसमें से इसे लेस करेंगे y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। ये बात क्लियर है? इस बात को हमेशा याद रखें, जब पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो इनिशियल में से, फाइनल में से इनिशियल को लेस करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मेरा मतलब है इस बी वाले दूसरे वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट को घटाते हैं। बात क्लियर है? ये सवाल बनता कैसे है, आता कैसे, समझो बेटा।
मान लीजिए एक मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया ए और बी और सी, बात क्लियर है। अब ये सवाल इतना नहीं आने वाला, ये इस सवाल का केवल और केवल बेसिक था। अब इस सवाल को एक ट्रायंगल दे दिया और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स दे दिए, ये वर्टेक्स, इनको क्या कहेंगे अब, वर्टेक्स, वर्टेक्स माने शीर्ष, बात क्लियर है। अब आप ये समझें, आप ये समझें बेटा, ये जो पॉइंट दे रखा है, क्या ये लाइन के पहले लाइन दी थी, नहीं दी थी ना, ये वर्टेक्स तो ही हो गए, ये पॉइंट ही दिए थे, तो मैं ये पॉइंट ही तो गिवन थे, इसका मतलब ये आपको इसमें पॉइंट ही तो दिए हैं, बात समझ में आ रही। ये वाली लाइन तो आपको दी नहीं है ना, समझ रहे हैं बात को, इसका मतलब ये वाला वर्टेक्स है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ओ बी, क्या लिखेंगे आप, ओ बी बराबर जो दे रखा हो। ये वर्टेक्स दे रखा है तो क्या लिखेंगे, ओ सी बराबर जो आपको दिया हो, और ये वाला वेक्टर दे रखा है ओ सी ओ ए, तो क्या लिखेंगे उसे, ओ ए, बात क्लियर है। अब आप इस लाइन को निकालना चाहते हैं तो इस बी सी को आप कैसे निकालेंगे मुझे बताएं, बी सी को कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब ये आपकी बी सी निकल आई, बात समझ में आ गई, क्लियर है। जो ऐसे आपको पॉइंट दे रखे होंगे तो आप बी सी निकाल लिया आपने। अब आप मान लीजिए ए बी निकालना चाहते हैं, ए बी कैसे करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, बात क्लियर है यहाँ तक। अगर आप ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी ए निकालना चाहते हैं तो सी ए कैसे निकालेंगे बेटा, ओ ए माइनस ओ सी, बात क्लियर है। अब देखो सवाल आपसे पूछता कैसे है कि मान लीजिए इसमें ये आपसे कहेगा ये इस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है, तो आप ये बताइए ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या स्केलेंस ट्रायंगल बनेगा, कैसा ट्रायंगल बनेगा, तो जब ही तो बता सकते हैं हम जब इसकी मुझे साइड पता हो, ये साइड पता हो, ये पता हो और ये पता हो, जब ही तो पता पाएंगे। तो इसका मतलब आपने ये साइड ही तो निकाली है बेटा, समझ रहे हैं ना, ये आपने साइड ही तो निकाली है, बात क्लियर है। तो इस तरह से ऐसा सवाल इस बेस पे एक सवाल बनता है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाएं, ये नोट करने का तो नहीं है, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो आगे देखते हैं बेटा, ये नोट करने का तो नहीं है ना, अगर नोट करना है तो इसका क्लिप खींच लीजिए फटाफट, क्लिप खींच लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। इस बात का याद रखना अब कि जब भी कभी आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा हो तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। बेटा अब हेडिंग डालते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, शॉर्ट में लिख दिया है VETC, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखो बेटा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हेडिंग आपने डाला, सबसे पहले हम यहाँ बात करें, मैंने एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ये एक्सिस को कह दिया बेटा मैंने एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को वाई एक्सिस, इस एक्सिस को डेज एक्सिस, बात क्लियर है। हम एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की बात करें, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट, एक्स अक्ष के घटक, एक्स अक्ष के घटक की बात करें बेटा, एक्स एक्सिस पर देखें, केवल और केवल एक्स एक्सिस पर चले तो एक्स पे 1 और 0 और 0, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट होते हैं 1 0 0, वाई एक्सिस के कंपोनेंट क्या होंगे 0 1 और 0,
जेड एक्सिस के कंपोनेंट क्या होंगे, 0 0 और, बात क्लियर है। आप लिखेंगे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट कितने हो गए बेटा, 1 0 0। वाई एक्सिस के कंपोनेंट कितने हो गए बेटा, फटाफट नोट कीजिए, 0 1 0। जेड एक्सिस के कंपोनेंट कितने हो गए बेटा, यानी 0 0 और 1। अब आपसे किसी सवाल में क्या कर रहे हैं आप, ये अब आपसे किसी सवाल में बातें नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही मुख्य बात है बेटा। अगर सवाल आगे चल के इस पर फंस गया तो तुमसे होना नहीं है, समझ गए। फिर ये कहोगे कि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट कौन से हैं, फिर तुम्हें बताना और पड़ेगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की बात करें 1 0 0, वाई एक्सिस के कंपोनेंट की बात करें 0 0 1, और जेड एक्सिस के कंपोनेंट की बात करें, बात क्लियर है। आगे बढ़ जाए बेटा। घटक, इसीलिए हम कह रहे थे कंपोनेंट, ठीक है। आगे बढ़े, हेडिंग डालो नेक्स्ट बेटा। क्लियर है, बढ़ जाए आगे। हेडिंग डालें बेटा, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेटा यहां जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, जिसके ऑल एलिमेंट कैसे दे रखे हों, यानी आर वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0, इसको क्या कहेंगे आप, जीरो वेक्टर। बात क्लियर है। दूसरे की हम बात करें बेटा यूनिट वेक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बेटा यूनिट वेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा इकाई सदिश। कौन सा सदिश, इकाई सदिश। बात क्लियर है। अब इकाई सदिश के लिए सबसे पहले समझ लें आप, इकाई सदिश को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको डिनोट करते हैं ए कैप से। किससे डिनोट करते हैं, ए कैप, कैप से डिनोट करते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, कैप, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है आपका ए वेक्टर अपॉन मॉड में ए वेक्टर अपॉन मॉड में, बात क्लियर है, ए वेक्टर अपॉन मॉड में ए। अब मॉड ए कैसे निकालते हैं, मान लीजिए बेटा आर बराबर आपको दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर आप मॉड आर निकालना चाहते हैं तो ऐसे कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे आई के गुणांक का स्क्वायर कितना है एक्स, जे के गुणांक का स्क्वायर कितना है वाई, के गुणांक का कितना है, बात क्लियर है। कभी भी आप मॉड निकालेंगे तो x के गुणांक का स्क्वायर आएगा, y के गुणांक का स्क्वायर आएगा और z का स्क्वायर, ठीक है, z के गुणांक, k के गुणांक का स्क्वायर यानी z स्क्वायर। कब ये, इसे हम हिंदी में बोल देते हैं बेटा मापांक। क्या बोल देते हैं, मापांक। बात क्लियर है। इंग्लिश में बात करें तो मैग्नीट्यूड। समझ गए बात को। एक बात समझ लें, अब इसने ये कह दिया मापांक निकालना सीख गए आप, मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए। कहने का मतलब एक्स आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखोगे, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके, नोट हो गया बेटा। आगे हम यहां पढ़ेंगे बेटा कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा संरेख सदिश, संरेख सदिश। अब इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इस वाले को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। आगे ये वाला अगला फोर्थ है बेटा कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। इसको कहते हैं बेटा समतलीय, समतलीय वेक्टर, समतलीय बोल देते हैं बेटा, सह समतलीय, समतलीय एक ही है, हाँ।
यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? देखो बेटा, एक बात अच्छे से और समझें बेटा। अब सबसे पहले हमारा इनमें काम बहुत क्या है, सबसे पहले हमें इकाई वेक्टर का समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो कहता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर ए यूनिट वेक्टर। यूनिट माने क्या होता है? वन। इसमें ये कहता है बेटा यदि ए वेक्टर जो है एक यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। बात क्लियर है? इसका मतलब है एक वेक्टर का मॉडुलस कितना दे रखा है उसने? वन। वन का मतलब यूनिट। बात समझ में आ रही है? यदि वो आपसे कहता है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हैं। अब इसने कह दिया बेटा तीनों वेक्टर के बारे में बात कर रहा है, ए वेक्टर की भी कह रहा है, वो बी वेक्टर की बात करता है, सी वेक्टर की बात करता है। ये कैसे वेक्टर है बेटा? यूनिट वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर हैं? तो इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर के मॉड मैग्नीट्यूड इसका कितना है? वन। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको? वन। और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है इसने? वन। बात समझ में आ रही है? ये बात सवाल में देगा, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, बात क्लियर है? ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखें। नोट हो गया? ये नोट हो गया बेटा? बढ़ जाए आगे। इन दोनों वेक्टरों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों वेक्टरों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखें बेटा, हम पूरे वेक्टर के बारे में, पूरी समरी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इतना जो हमने अब तक पढ़ा वो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, हम अब वेक्टर की समरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, और किस टाइप के इसमें सवाल आएंगे और कितने टाइप के सवाल इसमें आएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेक्टर के बारे में देखें। सबसे पहले हमने वेक्टर को दो पार्टों में ब्रेक किया। इसको बेटा दो पार्टों में मैंने ब्रेक किया। ठीक है, अब बेटा यहां इसकी हम बात करें टू वेक्टर। ठीक है बेटा, यहां ट्रिपलेट वेक्टर। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टू वेक्टर के बारे में। दो वेक्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उधर बात करेंगे ट्रिपलेट के बारे में, तीन वेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। बात क्लियर है? अब इसमें हम बात करें दो वेक्टर की कंडीशन के आधार पर हम देखते हैं बेटा, इसको भी मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। इसको भी मैंने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। नंबर एक पार्ट मैंने डिवाइड किया बेटा डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट को मैंने डिवाइड किया बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, इसको भी हमने बात किया है बेटा, इसमें भी हमने बात किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ गए बात को? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको भी मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया था। एक तो हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक हो गया वेक्टर ट्रिपल और प्रोडक्ट। कौन सा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बेटा इस वाले को डॉट प्रोडक्ट को हम कह देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, बात समझ में आ रही है? और इस वाले को हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं बेटा हम वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अच्छे से समझ लेना, पूरे चैप्टर का निचोड़ है, पूरा जितना भी चैप्टर है सारा इसी में समावेश है। हमने सबसे पहले वेक्टर को 2 वेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, उधर 3 वेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 वेक्टर को मैंने तोड़ा डॉट प्रोडक्ट, डॉट, ठीक है। हम इस संक्षेप में लिखें तो इसका मतलब डॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यानी ए वेक्टर कोई दे रखा है और डॉट, डॉट, बात समझ में आ रही है, ये डॉट का साइन है। ए इंटू बी नहीं कहेंगे आप, ए डॉट बी बोलेंगे, बात क्लियर है। कुछ बोल देते हैं ए इंटू बी, नहीं, ए डॉट बी। अब यहां हम संक्षेप में बात करें, इसको हम क्रॉस की कह रहे हैं, तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर, समझ गए। यानी यहां क्रॉस का साइन लगाएंगे, ए गुणा बी नहीं बोलेंगे आप, ए क्रॉस बी बोलेंगे, ठीक है। बोलने का भी तरीका है। अब यहां समझे, देखें, यहाँ स्केलर की बात करें तो यहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड। क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब इसमें क्या मिलेगा? परिमाण मिलेगा। यानी कहने का मतलब है न्यूमेरिकली वैल्यू मिलेगी। न्यूमेरिकली क्या मिलेगी? न्यूमेरिकली वैल्यू। कहने का मतलब संख्या मिलेगी, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस तरह से क्या मिलेगी आपको? संख्या मिलेगी। इसमें हम बात करें तो इसका मतलब ये वेक्टर है, तो इसका मतलब वेक्टर के फॉर्म में मिलेगा, आई जे के फॉर्म में मिलेगा। समझ गए? आई प्लस जे प्लस 2k माइनस के आई प्लस जे प्लस, इस तरह से मिलेगा। लेकिन इसमें क्या मिलेगा आपको? मैग्नीट्यूड मिलेगा। केवल और केवल आपको क्या मिलेगी? इसमें न्यूमेरिकली वैल्यू मिलेगी, यानी कहने का मतलब एक संख्या मिलेगी। बात क्लियर है? अब हम यहां बात करते हैं, इसका मतलब सबसे पहले यहां देखते हैं बेटा, एक रिजल्ट समझें। तो इसका मतलब बेटा आई डॉट आई, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू होती है बेटा 1। कितनी होती है? 1। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? साफ आ रहा है कि नहीं? ये चेक करें एक बार। बहुत पीछे चल रहे हैं? अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां बात करें बेटा अपोजिट साइन की, ये सिमिलर है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। अगर अपोजिट में आ जाए, आई डॉट जे, डॉट में ही तो पढ़ रहे हैं हम ये, यानी जे डॉट के, यानी के डॉट आई, इनकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। कितनी होती है? बात क्लियर है यहां तक? अब यहां पर हम बात करें बेटा, इसी पॉइंट में बात करें यहां, यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनकी वैल्यू कितनी होगी? 0। और यहां पर हम यह बात करें बेटा, इसी में देखें, एक मैंने एक सर्किल बना लिया, यहां मैंने छोटा सा बना लेते हैं, ये सर्किल बना लिया, ये आई, ये जे और ये के, इसको मैं क्या करूंगा? साइकिल वे की तरफ चलूंगा। अच्छे से समझें, आई मैंने लिखा आई क्रॉस जे, आई के बाद क्या आ रहा है? ये, इसकी वैल्यू होगी बेटा के। कितनी होगी? के। बात समझ में आ गई? अगर मैं लिखूं बेटा जे क्रॉस के, जे के बाद ये क्या आ रहा है? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? आई। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहां लिखूं बेटा, मैं लिखूं के क्रॉस जे, तो देखो के इधर आता है कि जे के बाद के आता है? तो ये के बाद जे ले रहे हैं, के बाद, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का। बात समझ में आ गई? यानी कहने का मेरा मतलब है, अगर साइकिल वे में चलते हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर साइकिल वे में नहीं चलते हैं तो नेगेटिव मिलेगा। यहां देखें के बाद जे, मैं देखा जे के बाद के आता, लेकिन इसने क्या कहा? के बाद जे, उल्टा चल रहा है, तो इसका मतलब माइनस का आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे नोट कीजिए फटाफट। आज ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। अच्छे से धीरे से, एक बार ना वीडियो को 2 बार देखें, ठीक है? यूट्यूब चैनल पर लाइव जा रहा सीधा, आप बार बार देखें, क्योंकि इतने क्वेश्चन कराना इम्पॉसिबल है क्लास में।
क्योंकि वेक्टर के साथ देखा जाए तो 200 या 250 क्वेश्चन बैठेंगे, ठीक है, सिमिलर, समझ रहे हैं। तो हर पर्टिकुलर वे में एक सवाल तो हम कराएंगे, बात क्लियर है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ जाए बेटा। आगे बढ़े बेटा। कहाँ जा रहे हैं? बराबर वाली क्लास में जा रहे हैं हिंदी पढ़ने के लिए। बढ़ जाए बेटा आगे। देखें, ये तो नोट हो गया ना, ये रह गया है। आगे बढ़े बेटा। अब मिस्टर बढ़े आगे बेटा। आप बहुत लेट उतारते हैं। रफ कर दें। देखो बेटा, यहां हम बात कर रहे थे, ये आपका डॉट प्रोडक्ट था। ये कौन सा प्रोडक्ट था बेटा? डॉट प्रोडक्ट। और ये आपका क्या था बेटा? ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इधर देखें बेटा, यानी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा मॉड ए इंटू मॉड बी और कॉस थीटा। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है? यदि दो वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा है, एक वेक्टर आपको ऐसे दे रखा है, ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर आपको बी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोण क्या इतना दे रखा है बेटा? थीटा। तो यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी और कॉस थीटा। इसका मतलब आप जब दो वेक्टर आपको गिवन है तो उन दोनों के बीच के आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड में ले आएंगे आप, इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए अपॉन मॉड बी बराबर क्या बचेगा? कॉस थीटा। बचेगा कि नहीं? बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बात करें, अगर मान लीजिए दूसरे केस में हम यहाँ बात करें, अगर ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आपकी 0 आ जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू कैसी आ जाए बेटा? तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90। जब यहाँ थीटा की वैल्यू 90 आप लगाएंगे, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा क्या बन गया? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चिन्ह समझ रहे हैं? ये हिंदी में तो नहीं लिखना है, यदि लिखना है क्या? नहीं। ओके, तीसरे पॉइंट की हम यहाँ बात करते हैं। अगर मान लीजिए बेटा यहाँ बात करें, यदि इन दोनों के वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर ए बराबर दे रखा है a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है। दूसरा वेक्टर दे रखा है a2i प्लस b2j प्लस c2k। अगर आई के कोफिशिएंट देखें और जे के कोफिशिएंट देखें और के कोफिशिएंट देखें, अगर ऐसा आ जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर कैसे एक दूसरे के कैसे हैं बेटा? पैरेलल हैं। बात समझ में आ रही है? इनका मतलब पहले वाले वेक्टर का i का गुणांक और दूसरे वाले वेक्टर का i का गुणांक, समझ रहे हैं? पहले वाले वेक्टर का j का गुणांक और दूसरे वाले वेक्टर का j का गुणांक, पहले वाले वेक्टर का k का गुणांक और दूसरे वाले वेक्टर का k का गुणांक, इन दोनों को आप अपॉन में रख दें तो दोनों तीनों बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं? समांतर हैं, पैरेलल हैं। बात क्लियर है? आगे की ओर बात करते हैं बेटा। देखो, अगर यहीं पे हम बात करें, यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, कितनी? तो इसका मतलब है इन दोनों वेक्टरों के बीच में एंगल कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। यानी कैसा एंगल बनेगा बेटा? एक्यूट एंगल, न्यून कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा बेटा? न्यून कोण।
बात समझ में आ रही है? एक्यूट एंगल बनेगा कब? ये सवाल में पूछा जाता है कि ए वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है, बी वेक्टर बराबर कुछ दे रखा है, तो ये कहता है कि ये वेक्टर दोनों एक दूसरे से न्यून कोण बनाते हैं, तो रिलेशन बताइए। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन कैसे देता है? रेंज फॉर्म में दे देगा 0 से 1, 2 से 3, 3 से 4। इसका मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी लगानी है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन। बात समझ में आएगी? हमने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजमेंट, तो ग्रेटर देन लेस देन लेते थे वहाँ। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार वहाँ रेंज निकालते थे, तो वही उसी क्वेश्चन के ये काम आने वाला है। बात समझ में आ गई? एक बात और, अगले पॉइंट की हम यहाँ बात करें बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन आ जाए तो कैसा कोण बनेगा? अधिक कोण बनेगा बेटा, ऑप्टिव एंगल बनेगा। कैसा कोण बनेगा? अधिक कोण बनेगा। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करने पर अगर 0 से छोटा आता है तो कैसा कोण बनेगा? अधिक कोण। और हम यहाँ बता दें, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने जब ये किया था तो ये 90 को एंगल ही तो बन रहा था। समकोण तो यहाँ पर आ गया, न्यून कोण यहाँ पर आ गया, और अधिक कोण। बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? ओके, नोट करना कीजिए फटाफट। जल्दी स्पीड से नोट करें थोड़ा। बढ़ जाए बेटा आगे, बढ़ जाए, बढ़ जाए आगे। देखो बेटा, इधर समझें, अगला पॉइंट समझें। अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है समझ ले बेटा। अगर देखो सुनो इधर बात है नहीं, दो वेक्टर कोलिनियर हैं। अगर दो वेक्टर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों बराबर आ जाएं, या करके मैं ऐसे करके लिख देता हूं, यानी a वेक्टर का मान जो ab जो वेक्टर होगा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ vc वेक्टर। समझ रहे हैं? इसका मतलब मैं इसको इसके नीचे ला सकता हूं, ए बी वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर बराबर लैम्डा। लैम्डा का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका मतलब ये इसी से आया है। तो अगर इनके कोफिशिएंट I1 का यानी I का कोफिशिएंट अपॉन I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट अपॉन J का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट अपॉन K का कोफिशिएंट, बात क्लियर है? अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं कि बेटा A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर। कैसे हैं बेटा? कोलिनियर। बात समझ में आ रही है? यानी ये कैसे वेक्टर होंगे? समरेख होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर इनके कोफिशिएंट, इनके गुणांक I के, J के, K के, इनको हम रेशियो फॉर्म में रख देते हैं और ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है दो वेक्टर ऐसे होंगे, समरेख होंगे। बात क्लियर है? इसका मतलब ये प्रॉपर्टी समरेख हो या पैरेलल का केस दोनों बराबर ही है ना। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। क्या पढ़ा था? अब हम यहाँ बात करने वाले हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। बात समझ में आ रही है? ओके, इसे रफ कर देते हैं। लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू है। ये लैम्डा जो है बेटा कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अब यहां बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। पहला पॉइंट, ये बात इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो? लास्ट वाला समझ लें। अगर आपसे कहता है कि दो वेक्टर समरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब I के गुणांक दोनों के इक्वल, J के गुणांक और K के गुणांक को क्या करेंगे आप? रेशियो के साथ रख देंगे। ठीक है, इतना याद रखें। अभी जब हम प्रैक्टिस लगाएंगे और क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? देखें, अब हम बात करने वाले हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने सबसे पहले आपको बताया था बेटा अभी जस्ट ए टाइम, I क्रॉस I और J क्रॉस J, K क्रॉस A की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। ठीक है, और हमने यहाँ बताया था I क्रॉस J
की वैल्यू कितनी थी के, और मैं बताऊं के क्रॉस जे क्रॉस इसकी वैल्यू कितनी थी आई। इस तरह से आप वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर इसी प्रकार दूसरे पॉइंट की हम यहाँ बात करें बेटा, अगर मान लो इसी में हम देखें दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर आपको ये दे रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का थीटा हम निकालेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका बनेगा मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप बात समझ में आ रही है। ये एन कैप है क्या, यहाँ बात करते हैं। एन कैप को कहते हैं बेटा नॉर्मल वेक्टर। कौन सा? नॉर्मल वेक्टर यानी अविलंब सदिश। ये बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखें बेटा, अगर इस केस में भी बात करें, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू में यहाँ जीरो ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ जीरो, तो इसका मतलब कितना बनेगा एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें देखें थीटा की वैल्यू जीरो लेंगे, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा जीरो। अरे साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये क्या बन गया आपका जीरो। जब ये जीरो बन गया तो थीटा की वैल्यू जीरो लिया, तो इसका मतलब क्या है दोनों वेक्टर कैसे होंगे एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो लें तो एक दूसरे पैरेलल होंगे कि नहीं। तो एक बात याद रखें, यहाँ ए क्रॉस बी बराबर जीरो आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं पैरेलल। और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर। बात क्लियर है। नॉर्मल वेक्टर कौन सा होता है, अभी हम बात करेंगे किसी वेक्टर पे एक लंब खींच दिया जाता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे आएगा। ठीक है, अभी निकालेंगे हम ए और बी। यहां ए क्रॉस बी जीरो आया तो इसका मतलब यहां, हाँ बेटा बे की बात है। एक देखो पैरेलल का मतलब क्या है, ये दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इसी के ऊपर एक समाध है, तो पैरेलल है लेकिन आपको कौन साइड है समपाती है। समझ रहे हैं, समपाती, समपाती उसी के अंदर उसी के ऊपर है। उन दोनों की बीच की दूरी क्या है जीरो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रही। बात समझ रहे हैं, और किसी से देखेंगे तो उन दोनों के बीच की दूरी दिखाई देगी। समझ रहे हैं, जैसे कि दही में कीड़े दिखाई देते हैं क्या, नहीं देते ना, इसी प्रकार है। क्या हुआ कोलिनियर पैरेलल। देखो देखो संरेख का मतलब होता है कोई वेक्टर है, ए वेक्टर ये दे रखा है और बी वेक्टर ये दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब है ए वेक्टर ये वेक्टर है और बी वेक्टर भी इसी पर है, तो वो कोलिनियर है। अगर मान लीजिए ए वेक्टर ये और ए वेक्टर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, बी वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, यदि दोनों एक ही दिशा में हैं तो इसका मतलब है सेम कोलिनियर है। अगर मान लो दो ए वेक्टर ये दे रखा है बी वेक्टर ये दे रखा है, तो इसका मतलब है अपोजिट कोलिनियर है। बात समझ में आ रही है। अगर ये पैरेलल के केस में आ जाए, यदि ये अब मैं तुमसे कहूं ए वेक्टर ये ऐसे वेक्टर क्या ये ऐसे वेक्टर क्या कोलिनियर हैं नहीं, और ना तो हमें ये पता ना परपेंडिकुलर है, क्या 90 का काट रहा है नहीं। ऐसा बता सकते हैं कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कोलिनियर की कंडीशन तीन बनती हैं, या तो वो पैरेलल रहेंगे या तो एक दूसरे के ऊपर कौन साइड रहेंगे। बेटा एक ही है, एक ही है दोनों की कंडीशन नहीं, एक ही देगा, ऑप्शन तो दे ही नहीं सकता। ठीक है, एक ही देगा। अब देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे और अपनी तरफ से तुम प्रैक्टिस करना, कहीं मिल जाए तो बताना फिर मुझे। देखो अगले वीडियो में बात करते हैं। अब यहां बात कर रहे थे ए क्रॉस बी बराबर क्या आ गया जीरो, एक दूसरे पे कैसे हैं ये, कैसे हैं बेटा पैरेलल का केस है। ठीक है, अब आपसे यहां और पूछता है बेटा नॉर्मल वेक्टर पूछता है, यानी यहां से पूछता है बेटा लंब सदिश, लंब सदिश पूछता है और इसे बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। कैसा वेक्टर बेटा नॉर्मल वेक्टर। एन कैप्सू हमने ये बताया था, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है समझ लें। ये आपका नॉर्मल वेक्टर है बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
इन दोनों का क्या लेना है बेटा, मॉडुलस। इन दोनों का क्या लेना है आपको, मॉडुलस, यानी मापांक लेना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लेना है। सवाल आपसे पूछा जाता है लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? इसको बेटा स्टार लगा लें, ठीक है। ये सवाल में ये कहता है कि फाइंड द नॉर्मल यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। बात क्लियर है? अब यहां नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर बात करते हैं हम। देखो बेटा, इसमें हम बात कर रहे थे, कोई मैंने ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाया बेटा, दिखाई तो दे रहा है ना? यहां बात करें, एक ट्रायंगल बनाया और ट्रायंगल के मैंने बेटा ए बी सी, ये साइड आपको दे रखी है, मान लो ये वाली साइड है बेटा ए, और ये वाली साइड है आपको सी, और ये वाली साइड दे रखी है बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2 ए क्रॉस बी। बात क्लियर है? 1/2 ए क्रॉस बी। बात क्लियर है? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ए क्रॉस बी, ठीक है। आगे बढ़े, अगर ये तो मैंने बताया बेटा जब इसकी क्या दे रखी है, दो साइड एडजासेंट साइड दे रखी हो। एडजासेंट, इसका मतलब एडजासेंट का मतलब ये दोनों टच हो रही है ना, या तो ये दोनों दे रखी हो, या तो ये दोनों दे रखी हो, या ये और ये दे रखी, एडजासेंट साइड दे रखी हो, तब होता है ए क्रॉस बी। बात क्लियर है? अगर आपको ये बातें नहीं, बिल्कुल, अगर आपको वर्टेक्स दे दे, इसी तरफ कर दें, इसी के बाद देखें, अगर यही बेटा आपको दे दे, मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपका, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका मतलब अब की बार क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स ये दे रखे हैं आपको, ये दे रखा है, ये दे रखे हैं और ये दे रखे हैं। बात क्लियर है? इधर बात नहीं, बिल्कुल, वर्टेक्स की बने ए बी और सी, आपको ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी ना, ये बी सी निकालनी पड़ेगी ना। बी सी आप कैसे निकालते हैं बताना जरा, ओ सी माइनस। बात क्लियर है कि नहीं? अगर मान लो ये भी साइड निकालनी पड़ेगी, तो ये वाली साइड है बी ए या ए बी, तो इसका मतलब ओ बी माइनस, और ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी बेटा सी ए, क्या होगा, ओ ए माइनस। ये बात क्लियर है? वहां आपको दी थी साइड, और यहां क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स। बात समझ में आ रही है? या तो आप एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तो आप लिखेंगे जैसे ये वर्टेक्स दे रखे हैं, या आप लिखेंगे 1/2, ये साइड कितनी निकल के आई है बेटा, बी सी, इंटू कोई सी भी साइड ले लें आप, सी ए ले लें, बी सी ले लें, ए बी ले लें। बात समझ में आ रही है? ये बी सी निकालना समझ गए? बात क्लियर है? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए यही सवाल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये वर्टेक्स आपको मान लीजिए दे रखा है बेटा 1 0 और 0, ये वर्टेक्स दे रखा है V 0 0, ये वर्टेक्स दे रखा है C 0 0 C, ठीक है। समझे? वर्टेक्स की बने, अब की बार क्या के बने, वर्टेक्स। हम इस तरह से नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन वर्टेक्स के माध्यम से इसको साइड को निकालना नहीं चाह रहे हैं हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका बनेगा बेटा, ट्रायंगल एरिया बनेगा आपका 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ए क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी है तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसका करेंगे और इसका इसका करेंगे। बात समझ में आ रही है? या आप इनकी साइडों को निकाल लें और ए बी क्रॉस बी सी आप कर दें, ऐसा महसूस ना करें कि कौन सी साइड लें, कोई सी भी साइड ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है?
कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट हो गया? नोट करो फटाफट। ये वाला जो है ये सब के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये। अभी तो बाकी बहुत रह गया बेटा, बहुत कहाँ है। हमने आपसे पहले ही कहा था इस बात के लिए। 47 मिनट्स हुआ है अभी। आगे बढ़े बेटा, नोट हो गया, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है। अब तक हमने, अभी इसमें बाकी और है, बाकी इसमें और है, अभी देखें। बढ़े बेटा आगे, देखो इधर समझे बेटा, इसके हमने अभी तक बात की थी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। अब बात करने वाले हैं बेटा हम, ये रफ कर दें, एरिया ऑफ, ये वाला जो ऐसा समझा वर्टेक्स गिवन है, केवल ये वाले बिंदु गिवन हैं, तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये सीधे रिजल्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, यदि त्रिभुज के शीर्ष A,0 A,0 0 B,0 और 0 0 C है, तो 1/2 A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A। थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया अभी, बस 1 मिनट में सही होने वाला। कहीं नहीं हुआ, कीजिए फटाफट, लाइव क्लास ऑफ कर देने दो, लाइव। हाँ बेटा बोलो, बोलो 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 बेटा, देखें नेक्स्ट। ठीक है, कैमरा शट डाउन हो गया था, कुछ नहीं, चलो देखते हैं। अब देखो हम बात करने वाले हैं यहाँ एरिया, क्या है बेटा, अब यहाँ बात करने वाले हैं हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया। देखो ये मैंने एक बनाया डायग्राम इस तरह से, ये बताइए इसमें एक डायगोनल में ड्रॉ कर दूं कि कितने ट्रायंगल बन गए बेटा? एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, और एक ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो? 1/2 A क्रॉस B, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 A क्रॉस B।
अब इन दोनों का टोटल करें तो कितना 1/2 ए क्रॉस बी और 1/2 ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी तो आधा और आधा एक ही तो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, समझ रहे चिन्ह। इसका एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा 1/2 हट जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा ए क्रॉस, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हाफ और हाफ, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है कि नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। अगर इसी में बात करें एरिया, इसमें बात करें बेटा एरिया, यहां बात करें 1/2 d1 क्रॉस d2। अब ये d1 और d2 क्या चीज है, डायगोनल है। d1 और d2 क्या है बेटा, बिकर्ड है। क्या दे रखे हैं ये, बिकर्ड। एक तो बिकर्ड आपका मान लीजिए ये हो गया d1 और इसको बिकर्ड मान लेते हैं आप d2। यदि आपके पास बिकर्ड दे रखे हैं तो एरिया होगा 1/2 d1 क्रॉस d2, 1/2 d1 क्रॉस। अगर आपको बिकर्ड ना दे करके आपको साइड दे रखी है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/2 हट जाएगा ए क्रॉस बी। बात क्लियर है, कोई दिक्कत